गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारा साथ देने के लिए कविता जैन और राजेश पाल भी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज सुदीप बंदोपाध्याय से मार्केट का आउटलुक समझेंगे और मंगलवार है तो टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद रहेंगे। और इसके साथ आज 10:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के 100 डेज़ का लेखा जोखा है वो प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें भी एक डिपेंड करेंगे। लेकिन एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डालते हैं और मार्केट इस समय एकदम फ्लैट लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये फेड के इवेंट से पहले वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आप ये वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते तो 2 दिन के लिए थोड़ा मार्केट से दूर रहें। बैंक निफ्टी भी देखिए हाई से एकदम से स्लिप हुआ और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी स्लिप आई। अच्छा वीरू, मैं बात कर रहा था एक बायोकॉन की कि बायोकॉन में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो स्टॉक इतना चल चुका था, इसके लिए वो देखिए कैसे कोलैप्स हुआ वो स्टॉक का। और आई थिंक कई बार ना ये भी थोड़ा सा एक इशू हो जाता है कि ओवरनाइट न्यूज़ की जो डेवलपमेंट है उसको आप जब अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ज़्यादा तवज्जो दें तो उससे कई ट्रेडर फंस जाते हैं। तो उस वजह से अब देखिए 2% ये स्टॉक नीचे आ गया और डे लो पर आ गया इस समय बायोकॉन का स्टॉक। एनीवे, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आरती इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां इस समय लोअर लेवल के मूव्स आ रहे हैं। और अपसाइड पर इस समय आईजीएल 4% ऊपर, महानगर गैस 4% ऊपर और ओरेकल फाइनेंशियल 2.5% ऊपर इस समय के कुछ ट्रेड्स। वीरू बिल्कुल, चलिए अभी काम करते हैं। छोटी सी समरी आपने अब तक की इस कार्यक्रम की समझी, मतलब बाजार में क्या क्या हुआ। 4 हमारे साथ मेहमान कविता जैन, राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के मौजूद हैं पहले से ही, सोनी पटनायक जेएम फाइनेंशियल से और रचना वैद्य इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, आपके 2 ट्रेड इस वक्त के मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरे इस वक्त के जो 2 ट्रेड्स रहेंगे वो शॉर्ट साइड पे रहेंगे बिकॉज आज ओवरऑल मार्केट में मुझे थोड़ा करेक्शन पुल बैक है ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। सो आई लाइक टू गो शॉर्ट विद टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील, दोनों के फ्यूचर्स। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में यहाँ पे ओपनिंग प्राइस एक्शन भी बहुत नेगेटिव है और हालांकि स्विंग सपोर्ट एक नजदीक आ रहा है लेकिन इट्स अ वीक वन, तो मेरे हिसाब से ये रुकना नहीं चाहिए। वहां पे 968 पे है फ्यूचर्स, अगर शॉर्ट करते हैं 978 पे अगर एसएल लगाते हैं तो डाउन साइड पे 948 की तरफ ये काउंटर जाने के लिए रेडी है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज टाटा मोटर्स। नाउ कमिंग टू टाटा स्टील। टाटा स्टील स्टॉक पे रचना जी 1 मिनट, दूसरे स्टॉक पर आ रहा हूँ मैं, आपकी दूसरी कॉल पर आ रहा हूँ। 10 सेकंड दीजिए, एक बार लिस्टिंग निपटा लेते हैं आज की, उसके बाद आएंगे आपकी दूसरी कॉल पर। पीएन गाडगिल की लिस्टिंग हो रही है करीब 73% ऊपर, 831 पर ये लिस्ट हुआ। एक हल्का सा डिफरेंशियल है बीएससी और एनएससी के प्राइस में, लेकिन वो सब नॉर्मल हो जाता है। अब सेटल हो रहा है ये ठीक ठाक तरीके से करीब 820 पर। तो 820 830 के करीब का प्राइस इस समय पीएन गाडगिल में। अब थोड़ा नीचे आ रहा है, करीब 816 पर इस समय आया, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि लिस्टिंग अच्छी है। देखिए एक्सपेक्टेड था कि लिस्टिंग अच्छी होगी, इस रीजन की सबसे बड़ी कंपनी है और ज्वेलरी की, और पीएनजी के नाम से वो जाना जाता है। और अच्छा एक यहाँ पर एक नेटवर्क है कंपनी का, तो करीब 70% की लिस्टिंग ठीक ठाक लिस्टिंग मानी जाएगी। रचना जी सॉरी, आपकी दूसरी पे। मेरी जो दूसरी पिक रहेगी दैट विल बी टाटा स्टील के फ्यूचर्स, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। टाटा स्टील में प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे 200 पीरियड को क्रॉस करने का अटेम्प्ट जो है उसको एक रिक्वायर्ड मोमेंटम मिलने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट, तो व्हिच इज ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे अगर 156 पे ऐसे लगाए और अगर फ्यूचर्स को सेल करे तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 150 और 148। ओके चलिए अब सोनी के पास चला जाए। सोनी जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा, सीमेंस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सीमेंस फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं 6750, हल्की सी डिक्लाइन 6740 तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6680, टारगेट है 6850, दूसरा टारगेट रहेगा 6900। एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और 6700 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ की सपोर्ट के साथ वहां पे काफी स्ट्रांगली यहाँ पे खड़ा है। मुझे लगता है कि एक 6800 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा और 6850 6900 की तरफ जा सकता है।
दूसरा बाई पिक यहाँ पे रहेगा इंडस टावर पे, जो कि आज एक रिवर्सल पैटर्न दिखाया है और यहाँ पे हमें लगता है कि 20 EMA के हर्डल को क्रॉस कर सकता है। सो इंडस टावर फ्यूचर्स में आप बाई कर सकते हैं 432, स्टॉप लॉस रहेगा 425, पहला लक्ष्य 442, दूसरा लक्ष्य रहेगा 445। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 440 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5.5 पे खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 2.5, टारगेट है 8 और दूसरा टारगेट रहेगा 10.5। ओके, इंडस टावर्स में 431 पे आपका बाय कॉल है। अच्छा, रचना जी की कॉल्स हो गई, सोनी जी की कॉल्स हो गई। अब चलते हैं कविता जी के पास। रह जाएंगे राजेश जी, उनको बाद में निपटाएंगे, पहले कविता जी के पास जाएंगे। कविता जी, आपकी 2 कॉल्स। Yeah. So वीरेन जी, मार्केट टेक्सचर इज लाइक इस इवेंट के पहले मुझे लग रहा है साइडवेज रह सकता है कुछ, तो एफएमसीजी के साथ ही रहेंगे, जहां मुझे लगता है गोदरेज सीपी पर ध्यान देना चाहिए। 1460 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1435। यहाँ अगर मूवमेंट बनता है तो 1495 1500 तक के प्राइस टारगेट के लिए आप गोदरेज सीपी को फ्रॉम एफएमसीजी देखें। और दूसरा कॉल मैं कैश से देना चाहूंगी। कैश में मुझे लग रहा है अभी एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। एस में बहुत वॉल्यूम के साथ बाइंग होते हुए दिख रही है। 1359 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, डिक्लाइन अप टू 1345 तक आप इसे देखें। अपसाइड मुझे लगता है 1390 1420 के लेवल तक ही जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1339 इटसेल्फ। ओके, इस 1360 पे आपका बाय कॉल। अब अपनी कॉल्स राजेश पालवे जी बताएंगे। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। इस वोलेटिलिटी में 2 सेक्टर फार्मा और आईटी, ये दोनों अभी भी स्टेबल लग रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे जो हमने कंटिन्यूटी देखी है एक अप ट्रेंड की यहाँ पे बनी रहेगी। तो पहला स्टॉक फार्मा स्पेस और उसमें डिवीज लैब हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक को अगर हम देखें तो अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहा है और एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जिस तरीके से फ्रेश बाइंग एक्शन वापस देखने को मिला है, डिवीज लैब फ्यूचर हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम पोजिशनली तो हमें काफी पसंद है स्टॉक, लेकिन अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे 5640 के। स्टॉप लॉस होगा करीब 5485 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है LTI माइंट्री। यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, ये स्टॉक अप मूव को एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 6560 के टारगेट के लिए LTI माइंट्री को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6430 के आसपास। ओके, LTI माइंट्री ये है आपका कॉल। अच्छा, आज जो निफ्टी बैंक को एक पुश प्रोवाइड कर रहा था वो स्टॉक था ICICI बैंक। अभी लेके आते हैं, इट्स 1267। आपकी सोनी जी रीडिंग क्या है ICICI बैंक को लेकर, क्योंकि ICICI बैंक इस वक्त अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं निफ्टी बैंक में इंडल्ज नहीं होना चाहता तो एक क्लियर व्यू आपका ICICI बैंक पे क्या है? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक पे एक 1240 का सपोर्ट बेस बनते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा 1270-75 की तरफ एक हल्का रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको अगर क्रॉस करेगा तो टुवर्ड्स 1300 भी जा सकता है। स्टॉक होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 1240 पे और एक ओवरऑल पोजिशनल टारगेट 1300 के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे जानते हैं मार्केट में क्या करना है इस समय। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना है इस भाव पर? अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो क्या बेच दें, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें या बने रहें, और अगर आपको नहीं मिला अलॉटमेंट तो क्या इस प्राइस पर खरीदें? गुड मॉर्निंग अनुज। बजाज हाउसिंग में जिसको अलॉटमेंट मिला है उसको तो लॉटरी लगने जैसी बात है, और मेरी इस माहौल में सलाह है कि वो इंतजार करे। हड़बड़ा के बेचने की कोई जल्दी नहीं है। आज भी अच्छा खासा मोमेंटम काउंटर में है, तो काउंटर में वॉच रखे, बेचने के लिए कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला और जिनको इस क्षेत्र में एंट्री लेना है या अच्छा लगता है, उनके लिए मेरी सलाह ये होगी कि हड़बड़ा के अभी खरीदारी भी ना करें, थोड़ा सेटल डाउन करने दीजिए काउंटर को। कल ही लिस्टिंग हुआ है, एक्साइटमेंट बहुत है अभी, थोड़ा सेटल डाउन करने दीजिए। अच्छा कंपनी है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगा, पर इस लेवल पे खरीदारी की सलाह हम नहीं देंगे। ओके, टाटा मोटर्स पर क्या व्यू बन रहा है? अब अपने हाई से अच्छी खासी करेक्शन 15-20% की आ चुकी है इसमें।
टाटा मोटर्स जब ऊपर गया था तब हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन का गुंजाइश इसमें है और ऐसे ही करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चाइना इनका बहुत बड़ा, जैगुआर का बहुत बड़ा बिजनेस चाइना से आता है और चाइना में अभी तक कोई स्टिमुलस, बहुत बातचीत हो रहा है पर अभी तक कोई स्टिमुलस ऐसा कुछ नहीं आया। कंजम्पशन में दबाव है और इसके कारण जैगुआर सेल्स में आने वाले क्वार्टर्स में दबाव देखने की संभावना है। तो ओवरऑल मैं ये मानूंगा कि टाटा मोटर में अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। डोमेस्टिक ईवी में अच्छा काम काज कर रहे हैं पर बहुत छोटा सेगमेंट है और वो दैट वोंट मूव द नीडल। अच्छा सुदीप जी, इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले, फेड के निर्णय से पहले आपका मेटल्स पे टेक क्या है? अगर आप हर मेटल पे थोड़ी बहुत टिप्पणी करें, गोल्ड पे, अब गोल्ड से हमारे 3 स्पेस जुड़ते हैं, गोल्ड इटसेल्फ, गोल्ड ETF, देन गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, ज्वेलरी स्टॉक्स और फेरस नॉन फेरस ग्रुप बोथ। आई मीन मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि ग्लोबली जब ब्याज दरें कम होती है तो मेटल्स का डिमांड बढ़ता है, मेटल्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस बार भी ओवरऑल यही मेरा व्यू है। पर स्पेसिफिकली क्योंकि आपने कहा तो स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा कि गोल्ड का डिस्कशन 2 मिनट पे कर रहे हैं। स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पे हमारा व्यू थोड़ा सबड्यूड है। इसका कारण है, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, चाइना में डिमांड का स्लो डाउन है, डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है और जब तक चाइना में डिमांड अच्छी तरह से पिकअप नहीं होगा स्टील में थोड़ा दबाव रहेगा। तो स्टील तो मैं अभी भी सतर्क रहने की सलाह दूंगा। हालांकि दूसरे मेटल्स जैसे कि आप एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और वो जो ब्याज दरें की कटौती होगी उसका भी फायदा इसको मिलेगा। एक तगड़ा डिमांड है। दूसरा, जो नए जनरेशन के टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो एल्यूमिनियम डिमांड कर रहे हैं। जैसे ईवी की बात करें और तरह तरह के नए जो अप्लायंसेज आ रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बढ़ रहा है स्टील के जगह। तो उस एल्यूमिनियम का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो नाल्को, हिंडाल्को जैसे कंपनीज, वेदांता, यहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। अब स्पेसिफिकली गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे हमारा नजर पॉजिटिव है और यहां पे मनापुरम का मैं जिक्र करूंगा, वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। मुथूट में भी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुथूट में भी खरीदारी की जा सकती है। एक तो वैल्यूएशन के लिहाज से बाकी NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। दूसरी बात है, गोल्ड प्राइस बढ़ने के साथ साथ इनका सिक्योरिटी कवर बढ़ जाता है और इनका बिजनेस भी बढ़ता है, ऐसा ही माना जाता है। तो ओवरऑल गोल्ड फाइनेंस कंपनीज ठीक है। ज्वेलरी कंपनीज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आजकल जो लिस्टिंग हो रहा है, जैसे आज PN गाडगिल बहुत शानदार लिस्टिंग हुआ, पर ये बहुत ही रीजनल प्लेयर्स हैं, बहुत ही छोटे जियोग्राफी में काम करते हैं। तो एक्सपेंशन फ्यूचर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताना मुश्किल है। जैसे PN गाडगिल का जिक्र करें, 65% बिजनेस इनका सिर्फ पूना रीजन से आता है। तो आने वाले दिनों में कैसे एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पर अगर गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज में रहना है तो टाइटान या कल्याण, ये दोनों नेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया है, तो ये दोनों में ध्यान दिया जा सकता है, ये मैं मानूंगा। आज ये स्टॉक फेवर्ड नहीं है, टाइटान का वैल्यूएशन भी ऐसे नहीं बढ़ा जैसे कि छोटे ज्वेलरी कंपनीज के बड़े हैं, पर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए मैं टाइटान का ही जिक्र करूंगा क्योंकि जो नए प्लेयर्स हैं वो रीजनल प्लेयर हैं और एक्सपेंशन अभी तक उनका हुआ नहीं है। अच्छा, ये होगी पूरी की पूरी ये जेम्स ज्वेलरी स्पेस गोल्ड और ये पूरे गोल्ड के इर्द गिर्द का यूनिवर्स है। मैं स्क्रीन पे एक और चीज़ रीड कर रहा हूँ कि आज मिड कैप IT में अच्छा मूव था, कोफोर्ज हो गया, आप देखिए ओरेकल फाइनेंशियल्स को देखिए, अच्छा मूव था यहाँ पे। सुदीप जी, मिड कैप IT में किन किन कैंडिडेट्स को आप लोगों ने बीते 3 महीने में चेज़ किया है और अभी भी चेज़ करने का स्कोप आपको मिड कैप IT में स्पेशली कहाँ नज़र आ रहा है? कैप IT में वीरू जी हम लोग बहुत ही फोकस्ड हैं और इसमें हम लोग मानते हैं कि जो सेक्टर्स जिसपे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वहां पे फोकस देना चाहिए। जैसे मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म का जिक्र करूंगा, जैसे हम लोग सब जानते हैं ग्लोबली एक बहुत अच्छा फेज से चल रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए जो IT कंपनीज हैं वहां पे ध्यान देना चाहिए। रेटगेन टेक्नोलॉजीज की मैं जिक्र करूंगा, कोफोर्ज का मैं जिक्र करूंगा जो कि टेक्नोलॉजी ट्रैवल टूरिज्म टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है।
दूसरा जैसे ऑटो एंसिलरी ऑटोमोबाइल क्षेत्र का मैं जिक्र करूंगा, जहां पे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जबरदस्त हो रहा है और एक एस्केलेटेड पेस पे ऑटो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रहा है। तो इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, मैं परसिस्टेंट सिस्टम्स का जिक्र करूंगा, मैं टाटा मेटालिक टाटा टेक्नोलॉजीज का जिक्र करूंगा। ऐसे ऐसे जो कंपनीज जो इस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंक्रीज के साथ जुड़ा हुआ है ऑटो सेक्टर का, वहां पे ध्यान देने की जिक्र करूंगा। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट के टेक्निकल्स पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को देखकर, एक डबल टॉप का रिस्क है या फिर ये मार्केट ऐसे चलता रहेगा? देखो, मार्केट का मतलब हम इंडेक्स से अगर बात कर रहे हैं तो इंडेक्स ने 2 घंटे के अंदर 300 पॉइंट का जो अपस्विंग दिया, उसके बाद लास्ट 4 दिन से इंडेक्स दोनों साइड धक्के खिला रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इंडेक्स में और भी कुछ 100 पॉइंट बढ़ जाए, पर जो बात मेन ये है, इंडिविजुअल स्टॉक्स या जिस तरह के स्टॉक्स पे लोगों की एक्सपोजर है, तो मार्केट से हमारा तात्पर्य ये है कि लार्ज कैप्स में, फ्यूचर्स में बहुत ही कोई गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज अब बची हुई लगती है जहां पे कोई सस्टेनेबल अप ट्रेंड मिल जाएगा। देखो अनुज, इस बात को समझाना जरूरी, इंडेक्स का वेरिएशन किसी एक घंटे में या एक दिन में या एक महीने में 2 चीजों पे डिपेंड करता है। इंडेक्स के जो अंडर के 50 स्टॉक्स है उनकी मूवमेंट, और उन 50 स्टॉकों के जो को वेरियंसेस है। 2 घंटे में आपने सारे को वेरियंसेस को कंप्रेस कर दिया और इंडेक्स में एक आउटसाइज मूव आ गई, और फिर सारे स्टॉक्स अपनी अपनी टेरिटरीज में, अपनी अपनी ऑर्बिट में तितर बितर हो रहे हैं। तो लार्ज कैप्स में अगर एक ओएनजीसी में कोई नया बाई सिग्नल हमें मिल जाता है यहाँ पे, या अडानी के स्टॉक्स में क्लियर बाई सिग्नल्स लेके हम काम कर सकते हैं। बाकी के जो कि गिरते हुए स्टॉक्स में अगर एक रीबाउंड है या बड़ी फजी मूव है, या अपोलो हॉस्पिटल का लास्ट फैग एंड मूव है, अगर हमने हिंदुस्तान लीवर 1900 में लिया कि 2900 में बेचेंगे और 2900 का भाव आने के बाद वहां सेल सिग्नल आ गए, तो मैं सारांश में कहूं, लार्ज कैप्स में बहुत ही गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं जहां लेके कोई सस्टेनेबल अप ट्रेंड हमें हासिल हो जाएगा। वहीं बी ग्रुप के स्टॉक्स में, मिड कैप्स में अभी भी सस्टेनेबल अप ट्रेंड्स के कई नए नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, और इंडेक्स अपने खेल तमाशे अपनी जगह करती रही। ओके, तो बी ग्रुप में फिर कौन से स्टॉक्स टॉप ऑफ द रेडार हैं सुशील? देखिए, केमिकल्स के स्टॉक्स में जो हम थोड़ा अर्ली बुलिश हो गए थे, अब उनमें एक एक करके अक्रॉस द बोर्ड नए ट्रिगर्स बनने लगे हैं। चाहे वो अब आप अल्काइल अमाइंस को ले लो या फाइन ऑर्गेनिक्स ले लो, कि इनमें भी अब एक्सप्लोसिव मूव शुरू होने चाहिए। डिफेंस के स्टॉक्स जिसपे हमें परहेज था अनुज की बहुत भाग गए, करेक्शन देंगे, काफी हद तक करेक्शन हो गया है। कुछ कुछ वापस से नए ग्रीन शूट्स उनकी चार्ट्स पे एक दो नजर आने लगे। कुछ और सस्टेन्ड करेक्शन बाकी के सेक्टर्स में हो सकता है, पर जैसे कोचिन शिपयार्ड में आज एक नया बाई सिग्नल आ गया, तो अगर भागेगा यहाँ से तो 50% की रिटर्न 2 महीने में आ जाए ऐसे स्टॉक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब एंजल ब्रोकिंग जैसे कल वापस एक्सप्लोड कर गया, टाटा एलेक्सी साइडवेज जिस पे हमारी पुरानी बाई है। अगर अगर मैं डिफेंस के अलावा और केमिकल्स के अलावा फर्टिलाइजर्स में अगर बात करें मुझे, विद इन द सेक्टर कई स्टॉक्स में रोटेशन हो रहा है। दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर्स, इनको जो हमने खूब तेजी करी, बहुत अच्छा पैसा मिला और अब उनमें हमारे टेक प्रॉफिट सिग्नल्स आ गए। तो अब आपके मद्रास फर्टिलाइजर या ट्रावेंकोर फर्टिलाइजर, इस तरह की जो छोटी फर्टिलाइजर कंपनीज है, वापस उनमें एक्सप्लोजन के चार्ट्स बन रहे हैं। तो विद इन द फर्टिलाइजर सेक्टर जो लैगार्ड्स थे, अब पैसा उस तरफ डालने के लिए अपने निवेशकों को सलाह दे रहे हैं, और जब बड़ी मलाई बन गई वहां से उतारे। जुआरी एग्रोकेम, आप चाहे 2 साल के व्यू पे ले लो, 1 साल के व्यू पे ले लो, अगले 2 महीने के व्यू पे ले लो, पैराबॉलिक मूव इस चार्ट में, तो वहां नेक्स्ट नया ब्रेकआउट है। तो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं, सेक्टर रोटेशंस हैं, और बी ग्रुप और साइड मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ए ग्रुप एकदम डीपली सैचुरेटेड लगता है। सुशील, वैसे खैर आप से हम टेक्निकल्स पर बात करते हैं, लेकिन आप की पकड़ मार्केट पर टेक्निकल से ऊपर भी है और मैक्रोज पर काफ़ी आप बड़ी पकड़ रखते हैं। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन मिले और जिस तरीके का पोस्ट लिस्टिंग का यहाँ पर मूव रहा, इसको आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक सदाबहार वीडियो है जसपाल भट्टी का, पीपी वाटर बॉल्स का आईपीओ। खैर, बजाज हाउसिंग और पीपी वाटर बॉल्स को हम नहीं कंपेयर कर सकते,
पर इस वक्त बाजार में कितनी सारी पीपी वाटर बॉल्स भी हैं, पानी पूरी बेचने वाले की वाटर बॉल्स इंग्लिश में हो गई और लंदन से उसने टाई अप कराया था। तो ये जो आईपीओ मार्केट में जो फ्रॉथ है, ये जो इब्यूलियंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है, ये खतरे का साइन होता है अनुज हमेशा। मतलब हर किसी स्टॉक को, हर किसी तरह की कंपनी को एक्सट्रीम और सब्सक्रिप्शन जो मिल रहे हैं, और जब जब मार्केट ने बड़े टॉप किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कल सवेरे टॉप आ गया या सारे स्टॉक्स टॉप हो जाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट ना करे कोई भी, पर एक पुराना चिन्ह है ये। कम से कम 30 साल में तो मैंने हर बार ये देखा कि जब बड़ा टॉप आता है तो ऐसी फ्रेंजी मच जाती है, मतलब जो भगदड़ मच जाती है ना, कि दर्शन ही नहीं मिलेंगे मंदिर में, शेयर ही नहीं मिलेंगे, वो वाली जो भावना आ रही है। तो ये वन ऑफ द की सिग्नल्स है कि वी आर वेरी क्लोज टू अ सब्सटेंशियल करेक्शन टू बिगिन एनी टाइम। ये वीरू, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मतलब मैडनेस वाला कॉन्फिडेंस है इसका। बिल्कुल। वीरू, एक चीज़ बताऊं, मैं जसपाल भट्टी की बहुत याद आती है वैसे, अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब इतने ज़्यादा अहेड ऑफ हिज टाइम थे। और वो ये बिल्कुल सही है, वो पीपी वाटर बॉल्स, और वो क्या रेड आई ऑफ रेड लायन, वो शेर सिंह के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था, वो वीडियो इस समय काफ़ी वायरल है वीरू। जसपाल भट्टी, मैं कल या परसों की बात है मेरे ख्याल से, इस लिस्टिंग से पहले वो वीडियो जो था ना, वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पे काफ़ी घूम रहा था। अब वो नहीं है इस दुनिया में जसपाल भट्टी जी, लेकिन हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त से पहले बहुत कुछ वो आई थिंक छोड़ के गए थे। लेकिन अच्छा, ऑन सीरियस नोट आते हैं, मैं सुशील जी से एक प्रश्न पूछना चाहता था। एक बहुत पहले की सुशील जी आपकी कॉल थी BSC, कल जब वो चल रहा था तो मुझे याद आ रही थी आपकी 3367। कल एक बड़ा मूव आया है यहाँ पर, अभी व्यू क्या है BSC पर? देखिए ऐसा है, एक व्यू ले लेना, एक भविष्यवाणी कर देना और एक सौदे में टिक के पैसे कमाना, ये सारी चीजें अलग है। तो अब यहाँ ये एक्सट्रीम जोन में आ चुका है स्टॉक, और हमारा जो नया दोबारा बाई भी जो उसके अंदर आया था, वहां से भी जो ट्रायंगुलर पैटर्न बनने के बाद ये जो लास्ट का 20% का लुचला, इसको हम नहीं पकड़ पाए हैं। तो अब हमारे से भी छूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए नेगेटिविटी पे है, पर अब यहां से इसमें नए सौदे करके कहाँ स्टॉप लॉस बने, क्या आपकी रिवॉर्ड रिस्क रेशियो बने, अब ये मैड स्पेकुलेशन के जोन में चला गया स्टॉक। जिसके पास है वो अपना संभाल के रखे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, पर मतलब अब तो हम भी इससे हार लिए, इसकी रफ्तार कहीं रुकी नहीं रही है। तो यहाँ नई एंट्री तो मैं करने की सलाह दे नहीं सकता, जिसके पास घर में माल उसको बेचने की रीजन नहीं है, ट्रेंड स्ट्रांग है। तब 3950 पे भी एक रेजिस्टेंस हो सकती, थ्योरेटिकल बातें हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और जितना नसीब में उतना पैसा आ जाए, उसके बाद भूल जाओ स्टॉक। सुशील जी, अक्सर आपसे बात होती है आपकी बिग बोल्ड कॉल्स को लेकर, ऐसे ही कमिटेड होके बैठने के लिए, जैसे BSC में बात हुई थी, लोअर लेवल्स पे कुछ अभी अच्छा नजर आ रहा है आपको? देखिए जब वो ग्लैमर उनमें आएगा तब उन पे नजर पड़ेगी, पर ये जो केमिकल्स के स्टॉक्स में मैंने जैसे अनुज को 2 नाम कहे, ये जुआरी, फाइन ऑर्गेनिक्स या अल्काइल अमाइंस, ये सब 3, 4, 5 बैगर्स बन सकते हैं ओवर टाइम। पर देखिए क्या है ना, वो प्रगति जो आएगी परिवर्तन आने के बाद, और परिवर्तन चलता है धैर्य के रथ पे, और धैर्य है नहीं। रातों रात अभी पैसा कमाने का मौसम है, पीपी वाटर बॉल्स चल रहा है मार्केट में, तो उसके अंदर कोई बोले कि साल भर का व्यू लेके अल्काइल अमाइंस ले लो, तो अभी हमारी बात मोस्ट बोरिंग लोगों में होगी। पर ठीक है, पैसा तो वहीं बोरिंग काम करके बनेगा, पीपी वाटर बॉल्स में नहीं बनेगा। अच्छा, एक गोल्ड और सिल्वर पर आपने एक बहुत बुलिश व्यू लिया था, खासतौर से गोल्ड पर। अब इस मूव के बाद यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखो अनुज, पूरे वर्ल्ड में ये जो मैक्रो कोरिलेशंस है वेरियस मार्केट्स के, इंटर मार्केट है, कृपया पीसीआर से अनुरोध है कि एक बार एक गोल्ड की चार्ट मेरे स्क्रीन पे जो उसको दिखाए, तो इन कंटेक्स्ट हम बात करें। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूजुअली क्रूड ऑयल और गोल्ड एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, आप कोरिलेशंस निकाल के देखो। और गोल्ड एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट है जो सुपर एसेट की भी तरह बिहेव करता है और सुपर करेंसी की भी तरह बिहेव करता है। जब एसेट मार्केट्स में फियर आता है तो ये सुपर एसेट बन जाता है, और जब करेंसी मार्केट्स में फियर आता है तो ये सुपर करेंसी बन जाता है। तो गोल्ड के कोरिलेशन स्टडीज किसी भी दूसरी एसेट के साथ मच मोर कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल कोरिलेशंस यहाँ काम नहीं करते।
और जो थोड़ी स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, लॉजिक प्रॉफिट रिग्रेशन लगाना जरूरी है। तो गोल्ड की चार्ट को एक तरफा डॉलर के साथ जोड़ना भी गलत है। वो रिस्क ऑफ रिस्क ऑन दोनों एसेट्स और करेंसी मार्केट्स दोनों के साथ ही काम करता है। तो गोल्ड की जो चार्ट में हमने जो प्लॉट लगाया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स रैली जो है, कभी भी इसमें बड़ा पुल बैक जब आएगा तो हम इसमें तेजी का व्यू लेंगे और यहां से गोल्ड में तेजी लेकर के हमें अब लगता है फंस जाएंगे। तो लास्ट के 1% 2% कमाने की कैलिबर न हमारे अंदर कभी आई ना वो आएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिटेल बिहेवियर है। लास्ट का 1-2% कमाने की कोशिश में अगला नीचे का 20% हाथ से निकलता है। तो गोल्ड सिल्वर में जो ये बम्प अप है, मुझे लग रहा है ट्रैप है। एट द सेम टाइम मनोज, जो कोनेंड्रम है ग्लोबल मार्केट्स में, कहीं ना कहीं ऐसी ताकत लड़ी पड़ी है कि सारे मैक्रोस को काम नहीं करने दे रही है। येन अगर इतना एक्सट्रीमली स्ट्रांग हुआ, जिसके ऊपर में इक्विटी मार्केट्स की धुलाई होती रहनी चाहिए थी, पर येन मजबूत होता चला गया और वॉल स्ट्रीट वापस रिबाउंड करे। डॉलर इंडेक्स अब यहां से जोर से अगर बढ़ेगा और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रेट दिखा नहीं रही है कि उसमें कोई सस्टेनेबल डिक्लाइन है, अभी कुछ बोल और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी अब स्पाइक हो रही है। तो अनुज, यहाँ पे क्या है कि मैं सारांश में कहूंगा कि अक्लमंद के लिए अभी अक्ल मंद पड़ गई है। 1-2 दिन इस इवेंट को गुजरने देना पड़ेगा फेड को, और फिर देखना पड़ेगा सारे मैक्रो काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पूरी ताकत का खेल चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, इंटर रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रही है इस वक्त। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने अब, क्योंकि एक और रिस्क बन रहा है, डॉलर येन वापस 140 पर आ गया है। क्या पिछली बार जैसे अगस्त में जब उसने 140 ब्रेक किया था, एक बड़ी कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का रिस्क आया था, क्या दूसरी बार अगर ऐसा होगा तो फिर वही होगा या मार्केट अब पचा चुका है उसको? देखो, लास्ट 10 दिन में येन की लगातार जो मजबूती है, उसका प्रभाव एसेट मार्केट्स पर नहीं पड़ा, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हो, और साथ में क्रूड भी ऊपर बढ़ रहा है। तो कोरिलेशंस हैज बीन फेलिंग, ट्रेडिशनल कोरिलेशंस काम नहीं कर रहे, यानी कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो नया क्या होने वाला है पता नहीं है। देखिए, जब रिश्ते बदलते हैं तो उसके पहले वो इंसेंसिटिव हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जब लोग इंसेंसिटिव हो जाते हैं, रिश्ते बदलने वाले हैं। तो सारी एसेट्स के रिश्ते जो है ना, इनसेंसिटिव हो रखे हैं लास्ट 8-10 दिन से, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में बुद्धिमान आदमी ही बुद्धू बनेगा। तो यहाँ सोचना व्यर्थ है, थोड़ा इंतजार करना बेटर है। कौन सी इक्वेशंस, कौन से कोरिलेशंस कैसे दोबारा काम करते हैं। एक बार रॉन्ग राइट अपनी जगह होता रहेगा, बर्दाश्त नहीं, वहां स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और इंटर रिलेशनशिप्स को दोबारा से रीस्टेबलाइज होने के लिए हमें थोड़ा वेट करना। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज फॉर्म में थे आप, थोड़ा मैक्रो भी डिस्कस किया आपके साथ, मज़ा आया, और थोड़ी और बातचीत हो जाती है, लेकिन अभी काम करते हैं। अब आपको धन्यवाद करेंगे, और गृह मंत्री अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए उसमें डिप करते हैं। नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना, मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया, जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूर परिवर्तन, हमारे चिर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए, और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है, और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं, और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको
एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमें लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगैर का नहीं होगा। युवाओं के लिए ढेर सारे मौके तरासे गए हैं। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर विश्व के युवा के साथ दो हाथ करने के लिए सुसज्ज है। हमारे किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं इसके मूल विकास को और उसके संपन्नता को ध्यान में रखकर लाए गए हैं, जिसके देश के अनाज के भंडार भी भरे रहेंगे। आत्मनिर्भर होकर हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आएंगे और किसान की माली हालत भी सुधरेगी। अमृतकाल का जब वर्ष आया, मैं इसका साक्षी हूं, कई सारे सुझाव आए और मोदी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमृत काल के वर्ष को इस तरह से मनाया कि जब अमृत काल का वर्ष समाप्त हुआ तो अमृत काल शुरू हुआ और 140 करोड़ लोग 2047 में महान भारत की रचना के संकल्प के साझीदार बने और भारत के विकास की यात्रा के भी साझीदार बने।